So hello everyone, this is Ashwin Jaiswal and now we are moving to our next chapter which is staffing. सबसे पहले हम लोग सिलेबस की तरफ फोकस करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट आया है। जो भी फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट होता है मैं उसको येलो शेड में हाईलाइट करता हूं। तो अगर आप स्टाफिंग देख सकते हो पॉइंट नंबर सी स्टाफिंग, तो उसमें एक येलो हाईलाइटेड पोर्शन आपको देखेगा मेथड्स, जिसमें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमारे को एक न्यू टॉपिक फर्स्ट टाइम स्टडी करना है। ये टॉपिक आईएससी के सिलेबस में पहले नहीं होता था। जब मैं ये टॉपिक पे आऊंगा, ट्रेनिंग के टॉपिक पे आऊंगा, तो मैं आपको ये अमेंडमेंट साथ में करवा दूंगा। तो ये वीडियो आपका अपडेटेड वीडियो रहेगा एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर द अमेंडमेंट्स आल्सो। ठीक है, चलिए हम लोग चैप्टर की तरफ अब मूव करते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग देखा था। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते थे, अलग अलग पोस्ट एंड पोजीशंस क्रिएट करते थे। अब जो हमने पोस्ट क्रिएट किए पिछले चैप्टर में, अब उन पोस्ट में लोगों को बैठाना है, लोगों को भरना है। तो दिस इज स्टाफिंग नाउ। पिछले चैप्टर में हमने अकाउंटेंट की पोस्ट क्रिएट की, अब अकाउंटेंट बैठाएंगे उस पोस्ट पे। दिस इज स्टाफिंग। ठीक है, तो मीनिंग है तो एक बार आप देख लेना, मीनिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली ब्रिंगिंग स्टाफ्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन इज स्टाफिंग। हम लोग सीधा उन टॉपिक्स पे चलते हैं जिसपे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और क्वेश्चंस बनने के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग का? व्हाई इज स्टाफिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस? देखो, नंबर वन चीज है कि स्टाफिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। स्टाफिंग का आगे आगे जाके हम लोग प्रोसेस देखेंगे, तो उस प्रोसेस में बहुत खर्चे लगते हैं। आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, आपको एग्जाम्स कंडक्ट करने पड़ते हैं, जो कैंडिडेट्स आएंगे उनका टेस्ट लेना पड़ता है, उनके लिए फिर इंटरव्यूज अरेंज करनी पड़ती है, उनके फिर मेडिकल टेस्ट होते हैं, काफी सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें आपका अच्छा खासा पैसा लग जाता है। जहां पैसा लग जाता है वो चीज वैसे भी इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दैट्स नंबर वन। नंबर टू होता है लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, क्योंकि आज जो स्टाफ आपके पास आ रहा है वो नेक्स्ट 25 to 30 years के लिए आ रहा है। Today, whoever is getting hired is coming in your organization for a very long period of time. तो जब इतने लंबे समय के लिए आप किसी को रख रहे हो, तो यू डोंट वांट अ रॉन्ग पर्सन टू जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होते हैं। दैट इज व्हाई स्टाफिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। नंबर थ्री, पॉइंट नंबर सी जो है वो है मल्टीप्लायर इफेक्ट। देखो, अगर इंसान अच्छा होगा, इफ द पर्सन इज गुड, देन वो कंपनी के जो एसेट्स है, जैसे कि मशीनरी, उसको भी अच्छे से देखभाल करेगा। डबल बेनिफिट होगा। इफ द पर्सन इज गुड, तो पर्सन तो अच्छा काम करेगा ही, पर्सन मशीन्स भी अच्छे से यूज करेगा, तो आपको दो बेनिफिट्स मिलते हैं। इफ द पर्सन इज बैड, देन ही और शी विल हैंडल द मशीन इन अ रॉन्ग वे। तो आपका जो पर्सन है वो तो खराब निकला, साथ में वो मशीन भी खराब कर देगा, आपके बाकी एसेट्स भी खराब कर देगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट है। आप सिर्फ स्टाफ नहीं चुन रहे हैं, आप एसेट्स के यूजर को भी चुन रहे हैं। द स्टाफ हैज टू बी गुड इन ऑर्डर टू मेंटेन द एसेट्स प्रॉपर्ली। ठीक है, तो डबल बेनिफिट होगा एक अच्छे इंसान के आने से। नंबर फोर, होलिस्टिक अप्रोच। आपको सिर्फ एक पर्सन को नहीं देखना है स्टाफिंग के टाइम में, आपको सिर्फ सामने वाले का टैलेंट, सामने वाले की कैपेबिलिटीज, सामने वाले के एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिर्फ वो नहीं देखा जाता। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सामने वाला जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना फिट बैठ रहा है। Will that person be able to listen to the seniors? Will that person will be able to coordinate with the juniors? क्योंकि टीम वर्क है ना, ऑर्गेनाइजेशन एक टीम वर्क है। तो आपको होलिस्टिक अप्रोच देखना पड़ता है, आपको ओवरऑल देखना पड़ता है कि सीनियर जूनियर ऑर्गेनाइजेशन सब में वो कैसा फिट बैठ रहा है। मे बी अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, बट अगर वो टीम में नहीं चल सकता, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो स्टाफिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि स्टाफ सिर्फ अकेला नहीं है, वो टीम में काम कर रहा है। तो अगर एक खराब इंसान आ जाए तो पूरे टीम को ले डूबेगा। दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वी हैव टू सिलेक्ट द गुड पर्सन। ठीक है ना। एंड नंबर फाइव, बहुत इजी सा पॉइंट है, की टू अदर फंक्शंस। हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था पहले चैप्टर में, प्लानिंग वाले चैप्टर में, कि इट स्टार्ट्स विद प्लानिंग, देन वी गो टू ऑर्गेनाइजिंग, देन वी गो टू स्टाफिंग। तो यहां तक तो हम लोग आ चुके हैं। नाउ स्टाफिंग इज essential for फर्दर फंक्शंस, जैसे कि डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग तभी आपकी अच्छी होगी जब आपके स्टाफ अच्छे होंगे। ठीक है, तो
योर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग विल बी गुड इफ द स्टाफ्स आर गुड। वो सुनेंगे फिर आपके डायरेक्शंस, वो मानेंगे फिर आपका कंट्रोल। समझ गए? तो ये है हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इजी टॉपिक है, एक बार देख लेना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विच इज स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। तो अभी हमने स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है उसके काफी सारे रीजंस देखे। अब स्टाफिंग करेंगे कैसे उसको देखते हैं। चलो, स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको स्टेप्स हमेशा ऑर्डर में याद होने चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहला आता है मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग। इससे पहले कि आप लोगों को लेकर के आओ, पहले ये तो बताओ कि लाने कितने लोग हैं। सपोज हमें 50 वर्कर्स चाहिए। ठीक है, सबसे सबसे पहले हमें 50 वर्कर्स चाहिए, तो पहले ये पता करो, फर्स्ट फाइंड आउट दिस फिगर ऑफ 50 कि यू रिक्वायर 50। तभी तो आप एडवर्टाइजमेंट दोगे कि वी रिक्वायर 50 पीपल। तभी तो आप एग्जाम ऐसा कंडक्ट करोगे कि 50 लोग आए। तभी तो आप इंटरव्यू में 50 लोगों को चुनोगे। अगर आपके माइंड में ये फिगर नहीं है तो हाउ विल यू नो कि चाहिए कितना। तो ये 50 पता कैसे चलता है? ये 50 पता करने के लिए आपको दो चीजें की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप वर्कलोड देखो कि वर्कलोड कितना है, कितने लोगों की टोटल जरूरत है, हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड। तो हो सकता है आपका वर्कलोड 500 लोगों का है, आपको कितने चाहिए? 500 पीपल। अब आप देखो कि आपकी वर्क फोर्स कितनी है, कितने लोग ऑलरेडी आपके यहाँ काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी 450 काम कर रहे हैं, 500 की जरूरत थी, 450 ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हाउ मच वी नीड मोर? 50। तो वही 50 मैंने आपको शुरू में बताया। तो वो 50 ऐसे सोच के नहीं बोलते कि 50, पहले देखो कितना चाहिए, 500, कितने हैं 450, द गैप इज 50, दैट इज व्हाट वी नीड टू प्लान। अब ये हो गया हमारा मैन पावर प्लानिंग। अच्छा, एक बार आपको पता चल गया कि यू नीड 50 मोर, ठीक है, क्योंकि गैप कितने का आ रहा है? 50 का गैप आ रहा है, तो यू नीड 50 पीपल। सो नेक्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज बेसिकली इनवाइटिंग पीपल टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज बेसिकली एन इनविटेशन। तो ये इनविटेशन का स्टेज है, यहाँ पे आप लोगों को इनवाइट करोगे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या डिफरेंट सोर्सेज है, अभी सोर्सेज पे जाएंगे नेक्स्ट। देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज जिससे कि आप लोगों को इनवाइट करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या 50 लोग आ जाएंगे? हो सकता है आपके पास 100 लोग आ जाए, बट वी डोंट नीड 100। तो नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग द करेक्ट पीपल। तो 100 हमें नहीं चाहिए, तो 100 में से जो हमें रिमूव करना होगा अनवांटेड पीपल को, तो हम लोग बाकी लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे। ये रिमूव कैसे करते हैं ये देखेंगे, फर्दर चैप्टर में देखेंगे। अभी बस इतना समझ लो, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द गुड पीपल आउट ऑफ द टोटल रिक्रूटेड पीपल। ठीक है, अच्छा, ये जो 50 लोग आपने सिलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट स्टेप इज कि सेंडिंग देम टू द राइट प्लेस। अब मान लो इसमें से दो अकाउंटेंट है, इस 50 में से दो अकाउंटेंट है, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे? ये दोनों अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ये दोनों अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो ये मैंने क्या कर दिया? इनका प्लेसमेंट कर दिया। इसमें से 15 जो है वो लेबरर्स है। ठीक है, 15 जो है वो लेबरर्स है, तो इनको मैं कहाँ भेजूंगा? इनको मैं बोलूंगा आप लोग फैक्ट्री में चले जाओ। तो ये मैंने क्या कर दिया? इनका प्लेसमेंट कर दिया। प्लेसमेंट इज बेसिकली सेंडिंग पीपल टू द राइट प्लेस। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया प्लेसमेंट। एक बार जब प्लेसमेंट हो जाता है तो इनको शुरू शुरू में थोड़ा ऑकवर्डनेस लगेगा। जब आप भी कहीं पढ़ने जाते हो न्यू प्लेस में, या आप जो क्लास का पहला दिन होता है, तो थोड़ा एक ऑकवर्डनेस रहता है। तो ऑकवर्डनेस दूर करने के लिए होती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, ओरिएंटेशन का एक और वर्ड है इंडक्शन। इंडक्शन भी कहते हैं ओरिएंटेशन को। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? लोगों को इस न्यू मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इस न्यू मेंबर को भी बाकी टीम मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो एक थोड़ा फेमिलियरिटी हो जाए तो फिर कंफर्ट आ जाता है, अदरवाइज थोड़ी ऑकवर्डनेस हो जाती है। एंड लास्ट स्टेप इज, पूरी जिंदगी जो चलता रहेगा, वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो हमारे स्किल्स जो है, हमने पढ़ाई लिखाई करके जॉब पाया, तो पढ़ाई लिखाई करने तक तो हमने बहुत मेहनत किया, बट उसके बाद क्या, पढ़ाई लिखाई रुक जाती है। तो रेगुलरली अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू। एक नॉलेज हमने स्कूल कॉलेज करके पा लिया, बट स्कूल कॉलेज के बाद क्या? स्कूल कॉलेज के बाद होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सो हमने क्या किया? सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग किया,
50 लोग चाहिए। रिक्रूटमेंट करना था, एडवर्टाइजमेंट डाल दिया। 100 लोग आ गए, उसमें से 50 सिलेक्ट किया। 50 सिलेक्ट करने के बाद उनको सही सही जगह पे प्लेस कर दिया। ऑकवर्डनेस लग रहा था, उनका ओरिएंटेशन करा दिया, इंट्रोडक्शन करा दिया, और उसके बाद उनको लाइफ लॉन्ग हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाते रहेंगे। दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। इसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, जरूरी नहीं कि आपको एकदम रट के लिखना है, ठीक है। आप हेल्प ले सकते हो इस चीज का, जो मैंने बोल्ड वगैरह कर दिया है, तो आप बस बोल्ड वाले पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज क्रक्स में आपको बताना है, समझा दोगे। हाँ, पॉइंट हेडिंग याद रखना, रिमेंबर द पॉइंट हेडिंग एंड एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। आपको एकदम 5 में 5 मिल जाएगा। ऑर्डर में याद रखना है, ठीक है। यू कांट चेंज द ऑर्डर, आपको ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रिक्रूटमेंट के सोर्सेस पे। तो हमें जो 50 लोग चाहिए थे, 50% रिक्वायर्ड, ये हमें 50% रिक्वायर्ड था, ये हमारी मैन पावर प्लानिंग है, ठीक है, मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? 50 लोगों की। तो 50 लोगों को लाएंगे कहां से? तो देर आर मेनी सोर्सेस टू रिक्रूट। रिक्रूट मैंने क्या बोला? इनविटेशन देना, ठीक है, लोगों को इंफॉर्मेशन देना कि भाई हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, आप आ जाओ। तो कैसे ला सकते हैं इन 50 लोगों को, कहां कहां से ला सकते हैं? तो उसके कुछ इंटरनल सोर्सेज होते हैं, कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही है, और मैक्सिमम एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। सो दो तरीके हैं इंटरनल में, दो तरीके हैं। नंबर वन इज प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है? मान लो आप एसबीआई में हो, ठीक है, सपोज आप एसबीआई में जॉब कर रहे हो एज डेप्यूटी मैनेजर, ठीक है, डेप्यूटी मैनेजर। तो आप डेप्यूटी मैनेजर हो और आपको सीनियर मैनेजर बना दिया जाता है, बधाई हो, अब आप सीनियर मैनेजर बन गए। इसे हम कहते हैं प्रमोशन। जब आपका रैंक बदल जाता है, जब आपकी सैलरी बदल जाती है, जब आपका वर्कलोड बदल जाता है, इसे हम कहते हैं प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन जो होता है वो हमेशा अपवर्ड मूवमेंट में होता है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि आप एसबीआई में थे एज अ डेप्यूटी मैनेजर, ठीक है, डेप्यूटी मैनेजर एसबीआई के ब्रांच एक्स में थे, और आपको एसबीआई के ही ब्रांच वाई में भेज दिया गया अगेन एज अ डेप्यूटी मैनेजर। तो वहां पे भी आप डेप्यूटी मैनेजर बन के ही गए। सो देर इज नो चेंज इन योर रैंक, देर इज नो चेंज इन योर सैलरी, देर इज नो चेंज इन योर स्टेटस, देर इज ओनली चेंज इन योर प्लेस। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफर। ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। सो बस इतना ही है इंटरनल ट्रांसफर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इज इट अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, तो नो, इट इज नॉट अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि जैसे ही आप एक हायर रैंक में जाते हो, तो हायर रैंक में तो वैकेंसी फुलफिल हो जाती है, बट फिर यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जब आप ट्रांसफर भी होते हो तो इधर तो वैकेंसी भर गई, बट इधर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है फिर। तो इंटरनल जो सोर्स होता है ना, वो कभी भी कंप्लीट सोर्स नहीं होता है, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह तो ले जा रहे हो, बट जो पहली जगह से हटाए ना, वो जगह खाली हो गई। सो इंटरनल इज नेवर अ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपको एक्सटर्नल पे तो जाना ही पड़ेगा बाद में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल में क्या क्या सोर्सेज है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक है। सो नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी चीप सोर्स इज एडवर्टाइजमेंट। आप न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। मोस्ट कॉमन इज न्यूज़पेपर्स या जर्नल, जिसे हम मैगजीन्स कहते हैं, ठीक है। या टेलीविजन पे भी जो बिजनेस न्यूज़ चैनल्स है, उसमें आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। लोकल न्यूज़ चैनल्स में भी आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। सो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट से बहुत सारे लोगों को एक साथ इंफॉर्मेशन चला जाता है, ठीक है। कॉस्ट वाइज इट इज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत कम लगता है, ठीक है। मतलब 10,000 का भी ऐड करोगे तो आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो। बट द डीमेरिट इज कि लाखों लोग अच्छे थोड़ी ना होते हैं, बट इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच जाता है। सो इसमें ना ओवरलोड हो जाता है आपका, बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं। इट ब्रिंग्स फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स। काफी ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो फिर अब उनमें से टेस्ट लेना, इंटरव्यू लेना, ये अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। सो गुड थिंग इज कॉस्ट लेस है। बैड थिंग इज बहुत लोग आ जाते हैं, तो अब उनमें से चुनना कि कौन अच्छा है, दिस बिकम्स अ न्यू चैलेंज। सो ये हो गया
एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नाउ व्हाट आर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफिस होती है। गवर्नमेंट ऑफिस में जा करके एम्प्लॉय अपना सर्टिफिकेट्स, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी डिटेल्स सबमिट करता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो जॉब सीकर्स है उन जॉब सीकर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। सपोज किसी ने बीकॉम की डिग्री ली है अकाउंटेंसी में, किसी ने ग्रेजुएशन किया है अकाउंटेंसी में, तो वो बंदा जाकर के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना डिटेल सबमिट करके आएगा गवर्नमेंट ऑफिस में, जिसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहते हैं। तो वो जाएगा, अपना डिटेल्स, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी सर्टिफिकेट्स, सब डिटेल्स रिकॉर्ड करवा के आएगा। अब अगर किसी भी कंपनी को अकाउंट्स की जॉब चाहिए तो कंपनी अप्रोच करेगी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। कंपनी विल गो टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जाके वो लोग अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट के बारे में बताएंगे। if there is any person who has given his or her accounts detail, तो उस पर्सन को कंपनी रिक्रूट कर लेगी। तो जैसे हमारी मान लो कंपनी है, हम लोग एक कंपनी है, हम लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में फोन लगाएंगे और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में फोन लगा के पूछेंगे कि आपके पास कोई अकाउंटेंट आया था क्या। अगर कोई अकाउंटेंट आया होगा तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमें उस अकाउंटेंट का नंबर दे देगी। इस तरीके से हम लोग अकाउंटेंट से कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से मिडिलमैन का रोल है। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्कूल, स्कूल तो नहीं, कॉलेजेस में जनरली ये होता है फाइनल ईयर में, जब आप फाइनल ईयर में पहुंच जाओगे, ठीक है। सो जो बड़े कंपनीज है वो बड़ी बड़ी कॉलेजेस विजिट करते हैं, कैंपस में ही वो टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं और कुछ लोगों को वहीं से रिक्रूट कर लिया जाता है, ठीक है। इसकी भी एक फायदे और नुकसान भी है, गुड थिंग एंड बैड थिंग बोथ। गुड थिंग क्या है कि आपको फ्रेश टैलेंट मिल जा रहा है, ठीक है। पढ़े लिखे लोग मिल जा रहे हैं, पढ़े लिखे फ्रेशर्स मिल जा रहे हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इसके एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि जो लोग आपको मिल रहे हैं वो जीरो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। इन्होंने कभी रियल वर्ल्ड में काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं। अभी रियल वर्ल्ड देखना बाकी है इनका। सो द गुड थिंग इज दैट एडुकेटेड है, बट द बैड थिंग इज कि रियल लाइफ का कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अगेन अनदर सोर्स, आप ले सकते हो लोगों को, दिस इज अ सोर्स, ठीक है, दिस इज अ सोर्स। पॉइंट नंबर 4 इज प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या करती है, अगर कोई कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, मान लेते हैं पेप्सी, ठीक है, मान लेते हैं पेप्सी। अब पेप्सी बहुत बड़ी कंपनी है एंड सपोज पेप्सी डज नॉट वांट्स टू इन्वेस्ट टाइम इन ऑल दिस। पेप्सी को रिक्रूटमेंट में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो पेप्सी क्या करेगी, एक प्लेसमेंट एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देगी कि आप जाओ, आप जाकर के टेस्ट कंडक्ट करो, इंटरव्यूज कंडक्ट करो, जो करना है करो, हमारे लिए लोगों को लेकर के आओ। सो दे विल गो, दे विल सर्च फॉर कैंडिडेट्स, they will search for candidates and they will bring the candidates to this company। तो इसे हम कहते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। तो कंपनीज कैन गो टू प्लेसमेंट एजेंसीज एंड टेल देम कि रिक्रूटमेंट का काम आप देख लो, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें कोल्ड ड्रिंक्स बनाना है, हमें ये सब नहीं करना, आप कमीशन ले लो, गो सर्च फॉर कैंडिडेट्स एंड ब्रिंग इट टू अस। तो प्लेसमेंट एजेंसीज कैन ऑल्सो बी अ गुड सोर्स टू गेट कैंडिडेट्स, ठीक है। कैजुअल कॉलर्स होते हैं बिन बुलाए मेहमान, ठीक है। कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं, बिन बुलाए मेहमान। ये क्या करते हैं, ये विजिट करते रहते हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़ी कंपनीज, खुद से विजिट करते रहते हैं, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं पड़ा, अपने आप घूमते रहते हैं कंपनीज में सर्टिफिकेट लेके और पूछते रहते हैं कि क्या आपके पास जॉब है क्या, आपके पास जॉब है क्या, कोई वैकेंसी है क्या। तो दे ऑफन विजिट द कंपनीज विद देयर सर्टिफिकेट्स। अब अगर किसी कंपनी में जॉब होगी तो आगे बात करेंगे, और अगर जॉब नहीं भी है तो क्या होता है, इनका नाम जो है वो वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो कंपनी क्या है, ऐसा नहीं है कि कंपनी को बोले कि नहीं नहीं तुम अंदर मत आओ, आओ अपने डिटेल्स दो, तुम्हारे डिटेल्स नोट कर लेते हैं, तुमको फ्यूचर में कभी बुला लेंगे, when there will be vacancy we will call you, ठीक है। currently there is no vacancy, ठीक है। so whenever job vacancy will arise, suitable person from the waiting list may be recruited,
ठीक है। पॉइंट नंबर 6, वेरी सिंपल, फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री गेट पे हम लोग नोटिस लगा देंगे कि वी नीड 7 पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। अब सोचो फैक्ट्री गेट पे ऐसा नोटिस लगा रहे हैं तो क्या एमडी के लिए पोजीशन के लिए ये जॉब होगी? नो, ये छोटे मोटे काम के लिए जॉब होती है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, या फिर सामान उठाने के लिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए लेबर चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए ये होता है। इसको कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, नो इंटरव्यू नथिंग, सीधा आ जाओ। गेट पे नोटिस लगा दिया था कि 5 लोग 7 लोग हमें चाहिए। किस लिए चाहिए? लोडिंग अनलोडिंग का काम करना है, वजन उठाना है, ट्रक में माल चढ़ाना है, ट्रक से उतारना है, ये सब काम करना है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं रहेगी, कोई टेम्पररी जॉब के लिए होता है, ये परमानेंट जॉब भी नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए चाहिए होता है। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है। इसमें क्या टेस्ट, क्या इंटरव्यू लोगे? सीधा रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। एक होता है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज जनरली ये सब सीए फर्म्स में होता है, ये सीएस फर्म्स में होता है, लॉ के फर्म्स में होता है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे होते हैं, तो वेन एवर वी नीड मोर पीपल, तो इन्हीं को बोला जाता है कि देखो आपके फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि सीए के फ्रेंड सर्कल में कौन होगा? सीएस ही होंगे। लॉयर के फ्रेंड सर्कल में कौन होगा? लॉयर्स ही होंगे। तो इनके फ्रेंड सर्कल में लोग होते हैं, उसी बैकग्राउंड के लोग होते हैं, तो वेन एवर मोर पीपल आर रिक्वायर्ड, तो इनको बुला लिया जाता है, ठीक है। नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस, कहीं पे भी हो सकता है, दिस कैन हैपन एनीवेयर, मतलब मैंने तो बस एग्जांपल दिया, दिस कैन हैपन एनीवेयर। होता है ना, फेस्टिवल के टाइम में आप देखोगे, फेस्टिवल के टाइम में शॉप्स में, आप कपड़ों की दुकान में जाओगे, जनरली वहां पे 3 सेल्समैन होते हैं, बट फेस्टिवल में जाओगे 10 सेल्समैन आ जाते हैं। कहाँ से आ गए 10 सेल्समैन? वही जो काम कर रहे हैं वो लोगों ने अपना भाई को बुला लिया, किसी ने अपने दोस्त को बुला लिया, 3 महीने का जॉब है। सो दिस इज रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, पूरा इंडिया में फैक्ट्री इसी भरोसे पे चल रहा है। अगर आपके फैक्ट्री में 500 लोग हैं, तो 500 में से 200 आपके ओन लोग होंगे, ओन, और बाकी 300 जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ला करके देता है। कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन जो लेबर मेंटेन करता है। जब भी आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, आपको इनको फोन लगाना है, ये आपके फैक्ट्री में लेबर्स भेजेंगे, और आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करोगे, फिर कॉन्ट्रैक्टर अपना कमीशन काट के लेबर्स को सैलरी दे देगा। सो फैक्ट्रीज ऐसी ही चलती है, ठीक है। एंड लास्ट इज, अभी जो बहुत फेमस हो गया वो है इंटरनेट, नौकरी.com, सोशल मीडिया, इन सब से भी लोगों को पता चल जाता है जॉब्स के बारे। सो दिस इज अनदर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एंड आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है। चलो, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सिलेक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन का। तो अभी हमने रिक्रूटमेंट किया, और रिक्रूटमेंट में हो सकता है एक्स्ट्रा लोग आ जाएंगे। हमने पढ़ा ना, एडवर्टाइजमेंट करते हो तो एडवर्टाइजमेंट में फ्लड ऑफ कैंडिडेट्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं। हमें चाहिए थे 50, बट रिक्रूटमेंट में हो सकता है 200 लोग आ जाए, 200 लोगों की रिक्रूटमेंट हो गई, 200 लोग रिक्रूट हो गए, तो 200 लोगों को थोड़ी ना रखना है, वी हैव टू कीप ओनली 50। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? 150 लोगों को हटाने वाले हैं, 150 लोगों को रिमूव करने वाले हैं। तो सिलेक्शन में बेसिकली क्या होता है? रिमूवल ऑफ पीपल होता है। इसीलिए सिलेक्शन को हम लोग नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। तो अभी हम लोग स्टेप्स देखेंगे। अब अगर आप स्टेप्स का लेंथ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टेप्स अगर आप लिखने जाए तो आपका कॉमर्स का पेपर कंप्लीट नहीं होगा, 2 पेजेस तक स्टेप्स चल रहा है, 7 स्टेप्स है यहाँ पे, ठीक है। बट डोंट वरी, मैंने इसको आपके लिए शॉर्ट भी कर दिया है। तो जिनके पास भी मेरा बुक है, आप चैप्टर के एंड में क्वेश्चन बैंक गिवन है, क्वेश्चन बैंक के चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 पे आप आ जाना। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने ऑल 7 स्टेप्स को उतना ही दिया है जितना आपको एग्जाम में लिख करके आना है। और अगर आप अंडरलाइंड और बोल्ड पॉइंट्स को ही लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, एक पॉइंट का एक ही नंबर होता है, ठीक है। तो जितना यहाँ पे लिखा है बस आप उतना ही लिखना, आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टेप्स यहाँ से करेंगे। देखो, जब भी पूछेगा आपको 5 पॉइंट ही पूछेगा, फर्स्ट 5 पूछे या लास्ट 5 पूछे, दे आर गोइंग टू आस्क यू 5 ओनली। बहुत बार पूछा है एग्जाम में, आप देख सकते हो, ठीक है, काफी बार पूछ चुका है। सो
फर्स्ट 5 हमें बताना है, बट वी विल लर्न ऑल 7 एंड ऑर्डर में लर्न करेंगे, ठीक है। अब आओ ध्यान से समझते हैं, यहीं से समझ लेते हैं कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन। तो हाउ मेनी पीपल वी रिक्वायर 50, बट हाउ मेनी हैव कम 200, 200 लोग आ गए। तो अब हमें कुछ लोगों को माइनस करना है, कैसे कैसे माइनस करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। जिनका बेसिक क्वालिफिकेशन भी नहीं है उन लोगों को यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। मान लो हमने अपने क्राइटेरिया में बोल रखा था कि कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी लोग आ गए हैं जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो बेसिक क्वालिफिकेशन ही नहीं है, चलो जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोग यहीं पे रिजेक्ट हो जाएंगे। लेट्स से 50 लोग तो यहीं रिजेक्ट हो गए, 50 लोग यहीं रिजेक्ट हो गए, प्रिलिमिनरी में ही रिजेक्ट हो गए। जो मांगा था वैसे लोग आए नहीं। हमने कॉमर्स ग्रेजुएट्स मांगे थे, कुछ साइंस वाले आ गए, पहले ही स्टेप में रिजेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट आता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। आपको अपनी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, पेरेंट्स नेम, और जो जो डिटेल्स लगता है, ठीक है ना। बेसिकली एक एम्प्लॉयमेंट फॉर्म भरना है। अगर आपने उसमें कुछ झूठ लिखा तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो हो सकता है 10-20 लोग यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए, है ना, 10-20 लोग यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए। फिर आपका लिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। ये बहुत सीरियस टेस्ट होता है और मैक्सिमम लोग इस स्टेज में रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग इस स्टेज में रिजेक्ट होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट मैं आपको इसके बाद कराऊंगा। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ टेस्ट, वो इसके बाद करेंगे। तो आपका अलग अलग तरीके का टेस्ट लिया जाएगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रिजेक्ट होते हैं। मान लो आराम से 80 लोग रिजेक्ट हो गए, सबसे ज्यादा लोग इस स्टेज में रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में भी कुछ लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। मान लो 4-5 लोग यहाँ पे भी रिजेक्ट हो गए। तो हर स्टेप में लोग रिजेक्ट होते जा रहे हैं। इंटरव्यू में भी कैसा कैसा इंटरव्यू होता है ये हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। अब इंटरव्यू हो गया, उसके बाद देखा जाएगा कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं जॉब के लिए। कुछ जॉब्स होते हैं जहां पे आपको मेडिकली फिट होना पड़ता है, जैसे कि कोल माइंस के अंदर में काम करना है। सो यू कांट बी अ वीक पर्सन वर्किंग अंडर द कोल माइंस। तो आपकी फिजिकल फिटनेस, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, फैलने वाली बीमारी तो नहीं, इन सब चीजों की जांच होती है। तो कुछ लोग यहाँ पे भी रिजेक्ट हो सकते हैं। फिर आपका जो है बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि आप जहाँ से आ रहे हो, आप पहले कहीं से आ रहे हो, कहीं पहले जॉब करते थे, तो वहाँ आपका क्या सीन था, क्यों आप वहाँ से आ रहे हो, क्या आपने वहाँ कोई ट्रबल कॉज किया है। तो ऐसा आपको कुछ अपना बैकग्राउंड के लिए 2 लोगों का फोन नंबर देना पड़ता है। फिर हम लोग फोन करके उनसे पूछेंगे कि बताओ भाई ये पर्सन कैसा है, हमारे कंपनी ज्वाइन करने आया है, इसकी क्या ट्रैक रिकॉर्ड्स है बताओ। तो हम लोग दूसरों से पूछते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं, मान लो वही 4-5 लोग यहाँ रिजेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली कितने लोग रिजेक्ट हो गए, हो गए ना, 150 लोग रिजेक्ट हो गए धीरे धीरे करके, ठीक है। तो हर स्टेज में लोग रिजेक्ट होते रहते हैं, और फिर जो बाकी बचेंगे, वो 50 लोग बचेंगे, उनको दे दिया जाएगा फाइनल अप्रूवल लेटर। अप्रूवल लेटर में उनके सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहेंगे। मंजूर है तो साइन मार के आ जाओ काम करने, नहीं मंजूर है तो फिर चले जाओ। तो ये होता है सिलेक्शन का स्टेप्स, ठीक है। दीज आर द स्टेप्स। हर स्टेप में लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो पहले आपने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग किया, बेसिक क्वालिफिकेशन जिनका नहीं है हटाओ, फॉर्म में झूठ बोला हटाओ, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए हटाओ, इंटरव्यू अच्छा नहीं गया रिमूव देम, मेडिकली फिट नहीं हो नो यूज देम, बीमारी है, फैलने वाली बीमारी है, आप घर पे ही बैठो, ठीक है। बैकग्राउंड में पता चला रहे बहुत बहुत गुल खिलाए हैं इसने, तो ऐसे लोगों को नहीं रखेंगे। बाकी जो बचे उनको लेटर दे देंगे, अप्रूवल लेटर, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो दीज आर द वेरियस स्टेप्स, ठीक है, ऑफ सिलेक्शन। याद रखना ये सिलेक्शन के स्टेप है, स्टाफिंग के स्टेप नहीं है। स्टाफिंग का स्टेप क्या था, मैन पावर प्लानिंग, वो सब था। मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, वो अलग, ये स्टेप्स अलग, याद रखना थोड़ा, ठीक है। तो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 107 इन माई बुक, ठीक है। आपको बस इतना ही करना है। दोज हु नीड माई बुक,
you can download the app and order this book. ये बुक आपको बेस्ट पॉसिबल हेल्प करेगा कॉमर्स में. यू जस्ट नीड टू लर्न ऑल द बोल्ड पॉइंट्स एंड ऑल द अंडरलाइन पॉइंट्स. आपको इतना ही लिख करके आना, आपको आराम से मार्क्स मिल जाएगा. गेट दिस बुक इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट सेवियर फॉर यू. चलिए, अभी हम लोगों ने स्टेप्स देखा और उस स्टेप्स में एक स्टेप था टेस्ट का, कि आपका टेस्ट लिया जाएगा. तो टेस्ट कितने टाइप्स के हो सकते हैं वो हम लोग अब देखने जा रहे हैं. ठीक है, सबसे पहला जो टाइप ऑफ टेस्ट होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है. इसको एक बार के लिए पढ़ लेना, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इसमें. प्रोफिशिएंसी टेस्ट देखा जाता है आप कितने केपेबल हो उसके लिए. ठीक है, इसमें दो चीज देखा जाता है. एक आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, दूसरा आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा. ठीक है, ट्रेड टेस्ट में क्या देखा जाएगा कि आपको सब्जेक्ट मैटर पे कितना होल्ड है, जिस काम के लिए आप आ रहे हो उस काम का आपको कितना नॉलेज है वो देखा जाएगा. जैसे अगर आप अकाउंटेंट के लिए जॉब के लिए आ रहे हो तो आप कितना अकाउंट्स जानते हो वो ट्रेड टेस्ट में देखा जाएगा. स्किल टेस्ट में क्या देखा जाएगा कि आप किसी काम को कितनी जल्दी कर पाते हो, कितने अच्छे से कर पाते हो, हाउ क्विकली एफिशिएंटली. तो ये इससे आपका स्किल्स देखा जाएगा. ठीक है, सो नॉलेज कितना है और कितनी जल्दी आप वो काम कर सकते हैं, तो क्वेश्चंस उस तरीके से फ्रेम की जाएंगी जिससे आपका नॉलेज टेस्ट हो जाए और आप किसी क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, किसी चीज को कितने जल्दी आप ग्रिप में लेते हैं, दैट इज स्किल टेस्ट. तो इससे आपकी कैपेबिलिटीज पता चलती है. दिस इज योर प्रोफिशिएंसी टेस्ट. ये जो पहला टेस्ट होता है ये वर्क रिलेटेड होता है. दूसरा जो टेस्ट होता है वो पर्सन रिलेटेड होता है. इसमें आप पे फोकस किया जाएगा. ठीक है, आप किस टाइप के इंसान हो उस पर फोकस किया जाएगा. इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट. पहला वाला था काम से रिलेटेड, वर्क वाज द मेन फोकस. यहाँ पे यू आर द मेन फोकस सेकेंड टेस्ट में. इसमें देखा जाएगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो. तो आपका क्वेश्चन उस तरीके से फ्रेम किया जाएगा कि आप में कॉमन सेंस कितना है, रीजनिंग कितना कर पाते हो, कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज कैसी है आपकी, कितना समझ पाते हो आप चीजों को. तो ये इसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट. तो आपको कुछ रिडल्स वगैरह सॉल्व करने दिया जा सकता है टेस्ट में. दूसरा होता है इंटरेस्ट टेस्ट. इंटरेस्ट टेस्ट में ये देखा जाता है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है. जैसे कि अकाउंट्स के जॉब के लिए गए हो तो अकाउंट्स में भी बहुत सारी चीज होती है. आप बैलेंस शीट बनाना चाहते हो, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहते हो, या आप सिर्फ जर्नल एंट्रीज करना चाहते हो, या आप सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, आपको फाइनल अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, या आप फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हो, कहाँ आपका इंटरेस्ट है, so that you will be placed in the right job. ठीक है, तो क्या है, आपको इंटरेस्ट के हिसाब से काम मिलेगा फिर. तो देखा जाता है कि आप किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है. ठीक है, पूरा सब्जेक्ट में कहाँ आपका मेन फोकस है. एंड लास्ट आता है पर्सनालिटी टेस्ट. तो यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करके देखा जाएगा कि आपका रिप्लाई क्या होता है. आपके रिप्लाई से आपकी पर्सनालिटी पता चलेगी, आप कैसे टेम्परामेंट के इंसान है, कैसे सोच विचार के इंसान है, ये पता चलेगा. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है. अब हम लोग आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के टॉपिक पे. अब यहाँ पे एक अमेंडमेंट भी है जो हमें कंप्लीट करना है. ठीक है, सबसे पहला ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क क्या होता है. ट्रेनिंग सिर्फ आपका नॉलेज एंड स्किल्स को अपग्रेड कर देता है, इंप्रूव कर देता है. दिस इज ट्रेनिंग. ठीक है, आज आपको 10 स्किल्स आती है, ट्रेनिंग के बाद आपको 12 स्किल्स आ जाएगा. कुछ सीखने के बाद आपको नई स्किल्स आ जाएगी. पहले आप कोई काम 60 मिनट्स में करते थे, कोई काम करते थे आप, ट्रेनिंग मिल जाने के बाद आप उसी काम को 45 मिनट्स में कर पा रहे हो. सो डूइंग समथिंग बेटर, इंक्रीजिंग योर नॉलेज, नोइंग मोर थिंग, दिस इज ट्रेनिंग. डेवलपमेंट क्या होता है. डेवलपमेंट होता है फ्यूचर के लिए. डेवलपमेंट जो होता है इसमें आपका ओवरऑल चेंज लाया जाता है. डेवलपमेंट इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर. आप में लीडरशिप स्किल्स भरना, दैट इज डेवलपमेंट. फ्यूचर रेडी करना, ये काम से रिलेटेड कम होता है, पर्सन से रिलेटेड ज्यादा होता है. ट्रेनिंग इज मोर रिलेटेड टू वर्क, डेवलपमेंट इज मोर रिलेटेड टू पर्सन. ठीक है, वैसे अगर आप नेक्स्ट पेज देखोगे तो मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंसेस भी दिया है. ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस आप घर पे कर लेना आराम से. मैंने आपको मतलब समझा दिया. ट्रेनिंग जो होता है
ये वर्क पे ज्यादा फोकस करता है। ट्रेनिंग फोकसेस मोर ऑन वर्क, काम कैसा हो रहा है उस पे फोकस करता है। डेवलपमेंट फोकसेस ऑन द पर्सन, ठीक है, डेवलपमेंट फोकसेस ऑन पर्सन। ट्रेनिंग जो है टेक्निकल स्किल्स पे ध्यान देता है और ये ह्यूमन स्किल्स पे ध्यान देता है। So that is the major difference between training and development। एक बार आप देख लेना इसको, ठीक है। हाँ, अमेंडमेंट जो है वो ये है, दिस इज न्यू टॉपिक, पहली पहली बार आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। दिस इज अ न्यू टॉपिक बट वेरी सिंपल। ट्रेनिंग दो टाइप की हो सकती है, एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसी जगह पे आपको ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है। तो व्हेन द एम्प्लॉई आर ट्रेन्ड while they are performing the job, this is called on the job training। हॉस्पिटल में जो लोग सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी करना कहाँ सीखते हैं? घर पे थोड़ी ना सीखते हैं, वो करते करते ही सीखते हैं। एक सीनियर डॉक्टर रहता है, सीनियर डॉक्टर सर्जरी करता है और सीनियर डॉक्टर सर्जरी करते टाइम जूनियर डॉक्टर को दिखाता है कैसे सर्जरी हो रही है। कुछ टाइम तक दिखाएगा, उसके बाद वो थोड़ा उससे करवाएगा कि अब तुम करके देखो, मैं गाइड करता हूँ। तो ऐसे ही सीखते हैं, वर्क प्लेस पे ही सीख रहे हैं और क्या, कहीं कहीं अलग जगह जाके नहीं सीखते, उसी जगह पे ऑपरेशन थिएटर में सीखते हैं। सो दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जहां पे काम कर रहे हैं वहीं पे सीख रहे हैं, दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और दूसरी होती है ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब मतलब कहीं और जाके सीख रहे हैं, ठीक है, पहले कहीं और जाके सीख रहे हैं। जैसे मिलिट्री वाले जब ट्रेनिंग करते हैं, तो मिलिट्री वाले क्या डायरेक्ट वॉर में जाके ट्रेनिंग करेंगे? मिलिट्री वाले तो पहले कहीं और ट्रेनिंग करके आते हैं, वो कहीं से सीख कर आते हैं। जो रियल प्लेस होगी उसका एक डेमो वर्जन में जाके ट्रेनिंग लेकर आते हैं। मिलिट्री वाला के ट्रेनिंग डॉक्टर जैसा नहीं होता कि सीनियर मिलिट्री वाला बताएगा कि अभी बताता हूँ तुमको गोली कैसे चलानी है, तब तो खत्म बात, ठीक है। किसी किसी को पहले से कहीं और ट्रेन होकर आना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मींस ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन, ठीक है। तो इनको कहीं अलग जगह पे ले जाकर ट्रेनिंग दी जाती है। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कॉन्फ्रेंस में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब यहाँ मिलिट्री को मत ले आना, मिलिट्री तो एग्जांपल दिया था। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार्स में, ठीक है, जो लीडरशिप सेमिनार्स वगैरह होते हैं ना बड़े बड़े होटल्स में, तो इन सब जगहों पे ले जाकर ट्रेनिंग दी जाती है। जो लोग टैक्स, फाइनेंस, ये सब का काम करते हैं, तो इनको ट्रेनिंग ऐसे ही दी जाती है। उनको ले जाया जाता है, कोई स्पीकर आता है, वो स्पीकर अपनी प्रेजेंटेशन देता है, ये लोग प्रेजेंटेशन से सीख कर आते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं ऑफिस में। सो दिस इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। एक हो गया ऑन द जॉब, एक हो गया ऑफ द जॉब, ठीक है। मोस्टली जो फैक्ट्री रिलेटेड ट्रेनिंग होती है वो फैक्ट्री में ही हो जाती है, और ऑफिस रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है, ऑफिस रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए आपको कहीं ट्रेनिंग सेंटर में जाके ट्रेनिंग लेकर आनी पड़ती है। सो दिस इज ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में जो पहले से था, अब उसके तरफ चलते हैं। यस, तो ये हमारे सिलेबस में पहले से था, हर साल पढ़ाता हूँ, इसको फिर से करते हैं। सो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। वो तो था मेथड्स, अभी हमने क्या पढ़ा, मेथड्स। ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब, वो मेथड्स है, टाइप्स नहीं है। टाइप्स ये है, ठीक है, ध्यान रखना, वो मेथड्स थे ट्रेनिंग करने के तरीके, और ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। सो सबसे पहला आता है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ये बेसिकली ओरिएंटेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। ओरिएंटेशन मतलब लोगों को फेमिलियर कर देना, ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कर देना। तो जब एक नया वर्कर को आप इंट्रोड्यूस कर देते हो ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन से, ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंगों से, जब आप उनको फेमिलियर कर देते हो, दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। नेक्स्ट होता है जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग हमेशा लोगों के स्किल्स, जॉब में स्किल्स बढ़ाने के लिए, उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए, नॉलेज एंड स्किल्स बढ़ाने के लिए जॉब ट्रेनिंग होती है। तो जैसे जब जीएसटी आया था, जीएसटी कब आया था, 2017 में। तो जीएसटी से पहले क्या चल रहा था, सर्विस टैक्स चल रहा था। तो जिन लोगों ने सर्विस टैक्स सीख रखा था उनको 2017 में जीएसटी सीखने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो जब उनको जीएसटी सिखाया गया तो ये किस टाइप की ट्रेनिंग हुई, ये जॉब ट्रेनिंग हुई। उनको नॉलेज, उनको स्किल्स दिया गया, ठीक है।
अच्छा, सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है जनरली फैक्ट्री में दी जाती है जिससे कि आप एक्सीडेंट्स कम हो पाए, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, किसी का हाथ कट जाता है, ठीक है, तरह तरह के एक्सीडेंट हो सकते हैं, कुछ गरम टच भी हो जाए तो हाथ जल जाता है कभी कभी। सो वो सब अवॉइड कैसे कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए होती है सेफ्टी ट्रेनिंग, ठीक है, टू मिनिमाइज एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। प्रमोशनल ट्रेनिंग ये उसको मिलती है जिसका कुछ टाइम बाद प्रमोशन होने वाला है, तो उसको हायर लेवल का काम सिखाया जाता है। सो पीपल हु आर गोइंग टू गेट प्रमोटेड इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, दे आर टॉट वर्क ऑफ हायर लेवल। रिफ्रेशर ट्रेनिंग, रिफ्रेशर मतलब किसी चीज को रिफ्रेश करना, मतलब हमें आता है वो चीज बट क्या है थोड़ा भूल गए, ठीक है, एग्जाम से पहले आप रिवीजन करते हो ना, तो आपने पढ़ रखा है बट थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, तो उसके लिए होती है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। अब हमने 4 साल पहले कोई चीज सीखा था तो अभी याद नहीं है, पूरा याद नहीं है, हाँ एक बार रिफ्रेश कर लिया जाए तो याद आ जाएगा, तो उसके लिए होता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ये इतना डिटेल में नहीं होता है क्योंकि डिटेल में तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अब आपको शॉर्ट में समझाया जाता है तो आपको एक बार सब कुछ ब्रश अप हो जाता है, दिस इज रिफ्रेशर ट्रेनिंग। एंड लास्ट इज रीमीडियल ट्रेनिंग। रीमीडियल ट्रेनिंग क्या होता है, रीमीडियल ट्रेनिंग होता है जब आपने कुछ गलत सीख रखा है, आपको सही नहीं आता है, तो गलत को सही सिखाना इज रीमीडियल ट्रेनिंग। तो आपने कुछ चीजें गलत सीख रखी है तो आपको करेक्ट चीज सिखाना, दिस इज कॉल्ड रीमीडियल ट्रेनिंग। यहां आपके मिस्टेक्स एंड शॉर्ट कमिंग्स को कवर कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टाफिंग का चैप्टर, आप एक बार अपने एंड से गो थ्रू कर लेना, जितने डिफरेंसेस है उसको एक बार देख लो, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही डिफरेंसेस है। इस चैप्टर में एक अमेंडमेंट था वो भी मैंने करा दिया, तो अब ये एकदम अपडेटेड वीडियो है। अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प के लिए भेज देना इस वीडियो को, क्योंकि दिस इज अपडेटेड एज पर लेटेस्ट सिलेबस, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर में थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। those who require my book, those who require help of my book, and this book is definitely going to help you, can download the app Ashwin's Commerce World, और उस ऐप में जा करके आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ये बुक 10 डेज के अंदर में, इनफैक्ट 7 डेज तक में होम डिलीवर्ड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट चैप्टर।